अस्सलाम वालेकुम सामीन। 28 शव्वाल मुकर्रम और 17 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है बीजेपी सरकार की चाल। खातीन रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी ने जो चाल चली है, जो भूनी चाल चली है, उसका पूरा बयान आप सुने। ये मेंबर पार्लियामेंट है, मोहतरमा इकरा हसन है। इन्होंने पार्लियामेंट में पूरी पोल खोली है। इनके बयान के बाद अंदाज़ा होता है कि अपोजिशन इस बारे में साथ नहीं देंगे। बीजेपी की चाल को समझ गई हैं और जो हिंसा है, जो तादाद, जो संख्या है पार्लियामेंट की, फ़िलहाल ऐसी है कि बीजेपी और उसकी हलीफ पार्टियां अपने दम पर इन बिलों को पास नहीं करा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बेहद महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज मैं बड़े ही दुख के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो महिला विधेयक इस सरकार ने 2023 में पास किया था, आज फिर से उसको लेकर आने की और उसको डीलिमिटेशन और सेंसस के आड़ में छुपाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इस देश की महिलाओं के साथ ये सरकार फिर से एक धोखा करने जा रही है। पहले 2034 में इन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को कहा, अब भी इनकी नीयत 2029 में इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ डीलिमिटेशन और अपने हिसाब से करने जा रहे सेंसस के आधार पे महिलाओं को उनके अधिकार देने से रोके। आज चिंता महिला आरक्षण की नहीं है। महिला आरक्षण बिल तो सर्वसहमति के साथ इसी सदन में 2023 में पास हो चुका है। चिंता इस बात की है कि आरक्षण की आड़ में मन मुताबिक डीलिमिटेशन से कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में इसी सरकार ने देश को बताया था कि महिलाओं का आरक्षण केवल नई जनगणना और परिसमन के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसे न्याय और सटीकता के लिए आवश्यक बताया गया, लेकिन अब मात्र 3 वर्षों के भीतर वही सरकार कह रही है कि नई जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया? क्या संविधान बदल गया या सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई? ये अचानक आई तत्परता महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी लाभ के लिए है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सरकार का यह बदलाव किसी ठोस बुनियाद पर आधारित नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज पर आधारित है। पहले कहा गया कि अपडेटेड आंकड़ों के बिना प्रतिनिधित्व अन्यायपूर्ण होगा, और आज उसी सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकार जानबूझकर पुराने आंकड़ों का उपयोग करना चाह रही है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन सरकार उसे कराने में विफल रही और अब उस गलती को सुधारने की बजाय देश के प्रतिनिधित्व को 2011 के आंकड़ों पर चलाना चाहती है, जो 2029 में 18 वर्ष पुराने हो जाएंगे। ये विधेयक आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश है। जब नीति लोगों को उनके वर्तमान स्वरूप में देखना बंद कर देती है और उन्हें पुराने समय के आधार पर आंकती है, तो वे केवल असत्य ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण भी हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। आर्टिकल 82 ये सुनिश्चित करता है कि परिसमन जनगणना के बाद हो, और आर्टिकल 81 और 170 ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो, ताकि हर वोट का सामान्य मूल्य रहे। लेकिन ये बिल सीधे एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रभावित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति और चिंताजनक हो जाती है जब हम परिसमन आयोग को दी जा रही शक्तियों का आकलन करते हैं। यह आयोग सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं दोनों का निर्णय करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में हम चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां सत्ता पक्ष पूरे देश के पॉलिटिकल मैप को अपने लाभ के लिए बदल सकती है, वे भी बिना किसी न्यायिक निगरानी के। इस शक्ति के दायरे को समझने की जरूरत है। आज सीमाएं तय करेंगी कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करेगा, किस समुदाय की आवाज सुनी जाएगी और किसकी नहीं। महोदय, डेमोक्रेसी में पावर के साथ साथ चेक और बैलेंसेस होना बेहद जरूरी है। सरकार एक ऐसी संरचना बनाना जा रही है जहां पावर केंद्रित हो और जवाबदेही अनुपस्थित हो, और जब इतनी व्यापक शक्तियां बिना किसी निगरानी के दी जाती है
तो ये केवल एक तकनीकी चिंता नहीं रहती, ये प्रतिनिधित्व की निष्पक्षता को प्रभावित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक लोकसभा की सदस्य संख्या को 50% बढ़ाने की बात करता है, लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि संसदीय कार्य प्रणाली में किसी सुधार के इस सदन की प्रभावशालीता को कम कर सकती है। एक सदस्य के बोलने का समय घटेगा, समितियों के संचालन को कठिन हो जाएगा और छोटे दलों के लिए अपनी बात रखना और चुनौतीपूर्ण होगा। मेरी मांग है कि सरकार संसदीय सत्रों के नंबरों को भी बढ़ाने का पहले गारंटी दे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जरूरी बात रखना चाहती हूँ, 2 मिनट दीजिए। महिलाएं कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, ये एक समान एक रूप समूह नहीं है। उनकी वास्तविकताएं जात, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होती हैं। फिर भी यह विधेयक इस वास्तविकता को नजरअंदाज करता है और पीड़ित समुदाय, विशेषकर ओबीसी महिलाओं को पूरी तरह बाहर कर देता है, जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी है। ये इस विधेयक की संरचना में एक गंभीर कमी है। सोचिए, एक ऐसी युवा महिला, सर 2 मिनट्स, जो पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक परिवार से आती है, जो अपने घर में पहली बार पढ़ाई कर रही है, पहली बार घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन का सपना देख रही है, उसके पास न संसाधन है, न नेटवर्क है, न राजनीतिक समाधान है। बिना उपकोटे के वह इस व्यवस्था में कैसे पार्टिसिपेट करेगी, जहां पहले से ही असमानताएं मौजूद है। ओबीसी उपकोटे के बिना इस आरक्षण का लाभ पहले से ही सुविधा संपन्न वर्ग तक ही सीमित रहेगा। वंचित समुदाय की महिलाओं को एक बार फिर हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा कि सामाजिक न्याय के बिना, ओबीसी कोटे के बिना महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ एक सीमित दायरे तक रह जाएगा। मेरी इसी के साथ साथ कुछ मांगे हैं जो मैं इस सदन में रखना चाहती हूँ। महिला आरक्षण विधेयक की, सर, just too important. No, you have taken sir, just 7 too minutes. important. No, sir, 7. concluding. Already you have taken sir, 7 just minutes. too important demands. No, you Sir, conclude just too important demands. conclude करो ना। डिलिमिटेशन और जनगणना के आंकड़ों को महिला आरक्षण विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि सरकार महिलाओं के आरक्षण को जनसंख्या के आंकड़ों से जोड़ने पर तुली है, तो आधी आबादी जिसे कहते हैं, महिलाओं को उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के साथ 48 से 39% आरक्षण देने का काम करे। महिला विधेयक को डिलिमिटेशन और सेंसस से डीलिंक करके 29 में लागू किया जाए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। देश की रिलीजियस माइनॉरिटीज की महिलाओं को भी एक कोटा इसमें दिया जाना चाहिए और गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य द्वारा चुनावी खर्च का प्रबंध किया जाए। थैंक यू। ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के अंदर किसी भी तरह की जो कमज़ोरी आ जाया करती है, ये उसको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है।